Hello students, today's lecture is on horn antenna in our antenna and microwave engineering course. This is lecture number 26. Please like, subscribe and share my channel. आइए देखते हैं हॉर्न एंटीना क्या होता है। ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर है जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय ट्रांसमिशन लाइन होता हुआ एंटीना के पास जाएगा और एंटीना में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिग्नल, और फिर आप रिसीविंग साइड पे दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग एंटीना इनटू इलेक्ट्रिकल लाइंस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और फिर वो ट्रांसमिशन से लाइन से होते हुए आपके रिसीवर तक पहुंच जाता है। तो ये आपकी ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पार्ट हो गया है। अब देखिए वेव गाइड। वेव गाइड हमें हॉर्न एंटीना पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉर्न एंटीना जो हम बनाते हैं वो वेव गाइड को ही एक एंड फ्लेयर्ड करते हैं, लास्ट में उसी को ही उसके एंड को फैलाते हैं। तो वेव गाइड क्या होता है? वेव गाइड आर बेसिकली अ डिवाइस फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। वेव गाइड से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इस पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजते हैं। हमारा एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का काम करता है वेव गाइड। यहाँ पर ये जो वेव है ये हॉलो मेटेलिक ट्यूब है जो कि एक सिग्नल को दूसरी जगह भेजता है। यहाँ पे जो वेव गाइड है वो है रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर। तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये है सर्कुलर इन शेप। तो वेव गाइड्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को भेजता है। यहाँ पे आपकी वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल में मैग्नेटिक फील्ड है। आपके इस टाइप से जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। यहाँ पे वॉल्स रहती हैं जिसके बीच में वेव कंस्ट्रेंट होता है, वेव अंदर रहता है और उसी वॉल्स को फॉलो करता हुआ वेव आगे बढ़ता है। हॉर्न एंटीना क्या होता है? Horn antenna or microwave horn is an antenna that consists of a flaring metal waveguide shaped like a horn. जो वेवगाइड है उसका एंड है, वन एंड को आप फ्लेयर करेंगे, उसको फैलाएंगे तो वो एक हॉर्न का शेप ले लेगा। यह मेटालिक हॉर्न जो है हॉर्न एंटीना कहलाता है। ये आपके वेवगाइड के को ही शेप देके बनता है। तो जहाँ से वेवगाइड आपके सिग्नल को भेजता है और एंड पर वेवगाइड जो है आपका फ्लेयर्ड हो जाता है, सिग्नल जो उसका शेप है वो फैल जाता है। हॉर्न आर वाइडली यूज्ड एज एंटीनाज एट UHF एंड माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी। हॉर्न एंटीना जो है आपका UHF मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी पर यूज़ किया जाता है, और ये होता है अबव 300 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना दिए हुए हैं, यागी-उडा एंटीना, डिश एंटीना, मोनोपोल एंटीना, हॉर्न एंटीना। ये सारे एंटीनाज आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएंगे। आज बात कर रहे हैं हम लोग हॉर्न एंटीना की। तो हॉर्न एंटीना क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन स्ट्रक्चर टू मैच द इम्पिडेंस ऑफ अ ट्यूब टू द इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस। आप जानते हैं कि फ्री स्पेस का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और आपका जो ट्यूब है या आपका जो ट्यूब जहाँ से आप सिग्नल भेज रहे हैं उसका इम्पिडेंस और स्पेस का इम्पिडेंस में बहुत फ़र्क होगा। एकदम से अगर आप देखें वेव गाइड अगर फ्री स्पेस में एकदम से रेडिएशन भेजेगा तो उसको एकदम से जो है बहुत ज़्यादा रेडिएशन मिलेगा, अब्रप्ट चेंज मिलेगा। बट हॉर्न एंटीना में क्या होता है कि धीरे धीरे वो फैलता है, धीरे धीरे उसका जो रेडिएशन है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे ग्रेजुअल ट्रांजिशन मिलता है किसको? हमारे इम्पिडेंस को, और इम्पिडेंस जो है वो मैच हो जाता है विद द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो इम्पिडेंस होगा धीरे धीरे मैच होता हुआ एटमॉस्फेयर के साथ इम्पिडेंस मैच हो जाता है। इम्पिडेंस मैचिंग का फुल अगर आप एग्जांपल देखें तो आप अगर पाइप्स को देखें, दो पाइप को देखें, एक का क्रॉस सेक्शन पतला हो, एक का क्रॉस सेक्शन मोटा हो, तो आप उसमें एक कनेक्टर लगाएंगे जिसका एक साइड क्रॉस सेक्शन पतला और एक साइड का क्रॉस सेक्शन मोटा हो, जिसके कारण हमारा जो वाटर है या पानी है वो एक्स्ट्रा रीजन में बाहर की तरफ फ्लो ना करे, वो उसमें कोई भी लीकेज ना हो। तो जब भी हम छोटे पाइप से बड़े पाइप को जोड़ते हैं तो हम एक ऐसा पाथ बनाते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता है। उसी प्रकार जब हम इस छोटे ट्यूब के जिसका रेजिस्टेंस कम है और आपके एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जब हम उन दोनों को जोड़ेंगे तो हम ऐसा पाथ लगाएंगे कि जो धीरे धीरे क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूब के से, और परफेक्ट मैच हो जाता है इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस अगर मैच हो जाता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तो ये क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसके कारण जो हमारी वेव है वो ट्यूब से रेडिएट हो जाएगी इफेक्टिवली इनटू द स्पेस। स्पेस में बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी जो वेव है रेडिएट हो जाएगी, और जैसे वाटर का लीकेज कम होता है अगर मैच होगा पाइप परफेक्टली, उसी प्रकार जो हमारी वेव है जो रेडिएट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में वो हमारी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी। रिफ्लेक्ट बैक तभी होती है वेव जो वापस ट्यूब में तभी आएगी जब हमारा मिसमैच हो जाएगा, लीकेज होगा। अगर वो अच्छे से परफेक्टली मैच है ये ट्यूब और हॉर्न वो एयर, तो क्या होगा कि हमारी वेव
इफेक्टिवली रेडिएट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्न एंटीना, बहुत प्रकार के हॉर्न एंटीना होते हैं। हॉर्न एंटीना जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही आप इसमें शो करते हैं। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के साइड से हमारे एंटीना को फ्लेयर करते हैं, यानी फैलाते हैं, तो ये वाला जो अगर हमने यहाँ पे फैलाया है अपने इस एरिया को, यानी इस साइड को फैलाया है, इस साइड को हमने फ्लेयर्ड किया है, तो ये हमारा एच प्लेन हेक्सेक्टोरल हॉर्न कहलाता है। और जब हम ई साइड को फ्लेयर्ड करते हैं, ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न कहलाता है। उसी प्रकार जब हम दोनों साइड को फ्लेयर्ड करते हैं तो वो हमारा पिरामिडल हॉर्न कहलाता है। तो इसी टाइप से जब हम सर्कुलर वेव गाइड में फ्लेयर करते हैं, जिस टाइप से यहाँ पे सर्कुलर वेव गाइड को एक साइड से फ्लेयर किया है, उसको फैलाया है, तो ये आपका कोनिकल हॉर्न एंटीना हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी ये पिरामिडल हॉर्न है, ये दोनों साइड से फ्लेयर है। ये इलेक्ट्रिक साइड से फ्लेयर्ड है, तो ई सेक्टोरल हॉर्न। ये एच साइड से फ्लेयर्ड है, तो एच सेक्टोरल हॉर्न। और ये है आपका कोनिकल हॉर्न। सेक्टोरल ई प्लेन हॉर्न में हमने फ्लेयर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड, तो ये डायरेक्शन हो गया। फ्लेयर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एच फील्ड, तो ये एच प्लेन सेक्टोरल हॉर्न हो गया। रेडिएशन पैटर्न ऑफ एच प्लेन सेक्टोरल हॉर्न क्या होगा? रेडिएशन पैटर्न ऑफ एच प्लेन सेक्टोरल हॉर्न आपका ये है। पिरामिडल हॉर्न में क्या होगा आपका? ये और ये दोनों साइड, एच और ई दोनों साइड आपका फ्लेयर्ड हो गए। ये रेडिएशन पैटर्न है आपके पिरामिडल हॉर्न का। ये एच प्लेन सेक्टोरल हॉर्न एच साइड से फ्लेयर्ड है, ई प्लेन सेक्टोरल हॉर्न ई साइड से फ्लेयर्ड है। यहाँ पर दोनों साइड से फ्लेयर्ड है ये पिरामिडल हॉर्न। और पिरामिडल हॉर्न का ही हमने क्रॉस सेक्शन साइड वाला एरिया लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये है, जब हमने इस सर्कुलर वेव गाइड को फ्लेयर किया तो ये है कोनिकल हॉर्न। इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा जो डेल है, जो हमारा फेज़ हम जो चाहते हैं कि फेज़ यूनिफॉर्म हो हमारे एंड पर, तो हम उससे कैसे डेल की वैल्यू कितनी रख पाएंगे, तो आगे हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं हॉर्न एंटीना में भी रिगार्डेड एज अ फ्लेयर्ड आउट और ओपनड आउट वेव गाइड। तो आप देख रहे हैं ये वेव गाइड है, इसको हमने बिल्कुल एक साइड से फ्लेयर्ड कर दिया है, तो आपका ये एक फ्लेयर्ड आउट वेव गाइड हो गया। क्या आपका हॉर्न एंटीना एक फ्लेयर्ड आउट वेव गाइड हो गया। अ वेव गाइड इज कैपेबल ऑफ रेडिएटिंग रेडिएशन इन ओपन स्पेस प्रोवाइडिंग द सेम इज एक्साइटेड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड। तो जो वेव गाइड है उससे हम रेडिएशन को रेडिएट कर सकते हैं एटमॉस्फेयर पे, और एक साइड से हम सोर्स लगाएंगे और एक साइड से ओपन एंड रखेंगे। However, the radiation is much greater through waveguide than the two wire transmission line। तो आपने डायपोल एंटीना के केस में पढ़ा था कि हमने टू वायर ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया है फॉर मेकिंग अ डायपोल। तो टू वायर ट्रांसमिशन लाइन को हमने फ्लेयर कर देते थे, तो वो हमारा क्या बन जाता था? डायपोल एंटीना। उसी प्रकार यहाँ पे हम वेवगाइड को फ्लेयर करेंगे, बट वेवगाइड इज़ बेटर रेडिएशन। वेवगाइड में हमारा रेडिएशन जो है वो ज़्यादा अच्छे से होगा, हमारा वेवगाइड के थ्रू रेडिएशन ज़्यादा अच्छे से होगा कंपैरेटिवली टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। अब देखें, इन वेव गाइड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इंसिडेंट वेव इज रेडिएटेड एंड लार्ज पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ओपन सर्किट। अब अगर हम यहाँ पर फ्लेयर एंड नहीं करते हैं, यहाँ पर अगर हम सेम स्ट्रेट लाइन रखते हैं, तो एब्रप्ट चेंज, एकदम से चेंज मिलेगा रेजिस्टेंस में, हमारे स्पेस का रेजिस्टेंस और वेव गाइड का रेजिस्टेंस में एकदम से चेंज मिलेगा, तो हमारा जो सिग्नल है वो रिफ्लेक्ट बैक वापस आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आप पाइप को कनेक्टर से जोड़ेंगे, एक छोटे क्रॉस सेक्शन को बड़े क्रॉस सेक्शन के साथ, तो वहाँ पे अगर कोई लीकेज नहीं है तो आपका सिग्नल एकदम ईजिली चला जाएगा। तो एब्रप्ट चेंज जब मिलता है तो सिग्नल जो है रिफ्लेक्ट होता है। अगर यहाँ पर हमने फ्लेयर्ड कर दिया तो हमारा इम्पिडेंस मैच होगा, तो हमारा कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बट सिर्फ वेव गाइड के केस में जो है हमारी सिग्नल जो है लार्ज पोर्शन रिफ्लेक्टेड बैक, मतलब अगर फ्लेयर नहीं करेंगे तो हमारा सिग्नल वापस भी आएगा कुछ अमाउंट में। ओपन सर्किट इज अ discontinuity which matches the waveguide और space very poorly। अगर हम सिर्फ वेवगाइड को बिना फ्लेयर करे देखें तो वेवगाइड जो है वो हमारे स्पेस के साथ बहुत पुअरली मैच होगा, और वो एकदम से क्या होगा, हमारा रेडिएशन जो है रिफ्लेक्ट बैक होगा, वेवगाइड में ही वापस आएगा। Besides, diffraction around the edges will provide poor radiation and non-directive radiation। तो यहाँ पे हमें रेडिएशन भी पुअर मिलेगा और डायरेक्टिविटी भी पुअर मिलेगी। Hence, in order to overcome these difficulty, the mouth of the waveguide is opened out, which assumes the shape of electromagnetic horn। इसीलिए हमें इम्पिडेंस को परफेक्टली मैच करने के लिए यहाँ पर जो इसका शेप है वो एज अ हॉर्न की जैसा बनाना होगा, फ्लेयर करना पड़ेगा दोनों साइड से, जिसके कारण हमारा जो सिग्नल है वो क्या होगा, परफेक्टली मैच हो जाएगा और हमारा जो रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाएगा इन द एटमॉस्फेयर।
जस्ट लाइक एन ओपन आउट ट्रांसमिशन लाइन विच गिव्स अ डायपोल। जिस हिसाब से हमने ट्रांसमिशन लाइन को फ्लेयर किया था डायपोल बनाने के लिए। इफ द ग्रेजुअल ट्रांसमिशन देन द ऑल एनर्जी इंसिडेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द वेवगाइड विल रेडिएट प्रोवाइड द इम्पिडेंस मैचिंग इज प्रॉपर। अगर यहाँ पर इम्पिडेंस मैचिंग प्रॉपर हो जाती है, आपके हॉर्न एंटीना में इम्पिडेंस, जैसे ये वेव गाइड है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर एकदम ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, धीरे धीरे हमने इम्पिडेंस को मैच कर लिया, जिसके कारण हमारा जो रेडिएशन है वो बहुत ही प्रॉपर इफेक्टिवली होगा। अगर हमारी जो वेव गाइड है वो इफेक्टिवली मैच हो गई तो हमारा पूरा का पूरा जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा। इसके कारण क्या होगा, इससे हमें हमारी डायरेक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी और डायफ्रैक्शन भी कम होगा। अब देखें, अगर फ्लेयर करते हैं किसी वन डायरेक्शन में, हमने फ्लेयर किया तो किसी वन डायरेक्शन में फ्लेयर करते हैं तो उसे सेक्टोरियल हॉर्न कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हमने ई प्लेन में ई साइड पे हमने फ्लेयरिंग की तो उसे सेक्टोरियल ई प्लेन हॉर्न, अगर हमने एच साइड की तो उसे सेक्टोरियल एच प्लेन हॉर्न कहेंगे। अगर हमने दोनों साइड ई एंड एच दोनों वॉल पे फ्लेयरिंग की है या उसको दोनों साइड से फैलाया है तो हम इसे पिरामिडल हॉर्न कहेंगे। Since the waveguide impedance and free space impedance are not equal, hence to avoiding standing wave ratio, flaring of walls of the waveguide is done, which besides matching of the impedance। तो मैंने कहा जैसे कि क्योंकि हमारा वेवगाइड और फ्री स्पेस का इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस एक समान नहीं होता है, तो अगर हम वेवगाइड को फ्लेयर करते हैं, फैलाते हैं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण धीरे धीरे हमारा इम्पिडेंस मैच करने लगता है और इम्पिडेंस मैचिंग के कारण हमारी कंसनट्रेटेड रेडिएशन पैटर्न बनता है। इन्हें बहुत ही अच्छे अमाउंट में जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में जाता है और जिसके कारण हमें डायरेक्टिविटी भी ग्रेटर मिलती है और बीम विड्थ भी हमें नैरो मिलती है। देखें आप, ये हमने साइड व्यू लिया था पिरामिडल हॉर्न का। यहाँ पे देखें तो ये जो लेंथ है L है और यहाँ पे जो लेंथ है L प्लस डेल L है। तो अगर आप यहाँ पे ज्योमेट्री बाय यूजिंग ज्योमेट्री हम देखें तो ये हो गया आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो L अपॉन L प्लस डेल। वैसे टेन थीटा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो H अपॉन H बाय 2 बाय L। ये जो है टोटल लेंथ H है तो यहाँ हाफ लेंथ होगी H बाय 2 और ये लेंथ होगी L। तो टेन थीटा क्या होता है H बाय 2 अपॉन L, उस स्टेप से टेन थीटा ये हो गया। फिर एंगल हमने निकाल लिया थीटा, तो थीटा की वैल्यू ये आ गई आपकी। फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस L प्लस डेल होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस L स्क्वायर प्लस H बाय 2 होल स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो गई। फिर आपने फाइनली इसको सॉल्व किया तो आएगा L स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर प्लस 2L डेल इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद देखें ये L स्क्वायर से L के स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि डेल की वैल्यू बहुत ही कम है तो हमारा जो डेल स्क्वायर है वो निगलेक्ट हो जाएगा और बचेगा आपका ये फॉर्मूला, देन हम उससे L निकाल लेंगे। अब देखिए, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉर्न इज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फेस फ्रंट विद अ लार्जर अपर्चर। तो ये अपर्चर ज़्यादा अपर्चर हमें चाहिए और हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म फेस भी चाहिए। तो हम दो चीज़ चाहिए, अगर ग्रेटर डायरेक्टिविटी चाहते हैं, डायरेक्टिविटी हमें ज़्यादा चाहिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए कि यूनिफॉर्म फेज हो, फेज जो हो सिग्नल का वो यूनिफॉर्म हो और अपर्चर भी लार्ज हो। अगर अपर्चर लार्ज करने जाएंगे तो L तो ये है और यहाँ पे L प्लस डेल, तो डेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब डेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो हमें हमारा फेज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। इसीलिए हम कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू यानी कुछ वैल्यू तक ही डेल की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, यानी अपर्चर भी हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, मगर कुछ पर्टिकुलर डेल की वैल्यू तक हम अपर्चर को बढ़ा सकते हैं। तो जो डेल की वैल्यू है एक स्पेसिफाइड वैल्यू तक हम अपर्चर को बढ़ाएंगे और हमारी यहाँ पर ये लेंथ कुछ बढ़ती जाएगी तो डेल भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो आप देखें कि मैक्सिमम डायरेक्टिविटी इज अचीव्ड एट द लार्जेस्ट फ्लेयर एंगल फॉर विच डेल डज नॉट एक्सीड अ वैल्यू। हमें फ्लेयर्ड एंगल जो थीटा है वो तो लार्जेस्ट चाहिए और डेल भी हमें एक लिमिटेड वैल्यू में चाहिए, क्योंकि अगर जैसे डेल ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा फेज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। तो हमें थीटा ऐसा चाहिए, यानी थीटा अगर बढ़ेगा तो देखिए लेंथ बढ़ जाएगी, अपर्चर बढ़ जाएगा, अपर्चर बढ़ेगा तो हमारी डायरेक्टिविटी बढ़ेगी, बट हम फेज को भी ध्यान में रखना है। तो हमें एक डेल की स्पेसिफाइड वैल्यू चाहिए। तो हमें स्पेसिफाइड वैल्यू की टिपिकल वैल्यू होती है 0.25, 0.32, 0.40। ये होती है प्लेन हॉर्न, कोनिकल हॉर्न एंड एच प्लेन हॉर्न के लिए। तो इस टाइप से स्पेसिफाइड वैल्यू हमें डेल की चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम डायरेक्टिविटी भी मिल सके, हमारा अपर्चर भी बड़ा हो सके और हमारा यूनिफॉर्म फेज भी हो। तो हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम पर्टिकुलर डेल की वैल्यू ही रख सकते हैं।
Advantage of horn antenna is that since they have no resonant element, they can operate over a wide range of frequency. तो ये वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में काम कर सकता है, इस ये अलाउ कर सकता है कम VSWR को, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो को भी कम अलाउ कर सकता है, और यहाँ पे जो गेन है वो अप टू 25 dBi हम यूज़ कर होता है इसका गेन ऑफ हॉर्न एंटीना। एप्लीकेशन, ये फीड फॉर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना यूज़ होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना को एक इल्यूमिनेटर, एक ऐसा डिवाइस चाहिए रहता है जो उसको सिग्नल प्रोवाइड करे। तो वो जो रेडिएटर है वो हमारा हॉर्न वर्क करता है एज ए रेडिएटर। तो यहाँ पे इल्यूमिनेटर जैसा वर्क करता है, ये रिफ्लेक्टर को सिग्नल देता है और रिफ्लेक्टर हमारा सिग्नल एटमॉस्फेयर में देता है। तो हॉर्न एंटीना प्रोवाइड्स एक्सेलेंट मेथड फॉर फीडिंग पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना क्या होता है, हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने हॉर्न का यूज़ हुआ है। जनरली हम हॉर्न एंटीना का ही यूज़ करते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को फीड देने के लिए, मतलब उसके इनपुट देने के लिए। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर नीड्स अनदर एंटीना टू इल्यूमिनेट द रिफ्लेक्टर एलिमेंट ऑफ द एंटीना। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को हमेशा दूसरे एंटीना की ज़रूरत पड़ती है जो उसको सिग्नल दे। तो यहाँ पे हम हॉर्न का यूज़ करते हैं। जैसे ये ट्रांसमीटर हो रहा है तो यहाँ से हॉर्न से सिग्नल रिफ्लेक्टर पे निकलता है और फिर आपके एटमॉस्फेयर में जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे हॉर्न, यहाँ पे रिसीवर से आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से और फिर हॉर्न पे आ रहा है। तो ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों साइड पे हमारा काम करता है। अब देखें, इल्यूमिनेटर द रिफ्लेक्टर एलिमेंट ऑफ एंटीना एंड द हॉर्न एंटीना प्रोवाइड्स अ वेरी कन्वीनियंट मेथड ऑफ अचीविंग दिस। इन दिस एप्लीकेशन द हॉर्न इज नोन एज अ फीड हॉर्न। तो यहाँ पर हमने हॉर्न को एज अ फीड यूज़ किया है। और हॉर्न एंटीना क्या करता है, स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है और स्पिलेज, मतलब जो वेव का एक्स्ट्रा कंज्यूम करना, एक्स्ट्रा वेव जो बाहर निकल जाती है, स्पिलेज होता है, वो भी मिनिमम हो जाता है हॉर्न एंटीना का यूज़ करने पे। और हॉर्न एंटीना के एप्लीकेशंस होते हैं हमारे जो भी हमारी मेजरमेंट्स करने के, यानी लेबोरेटरीज़ में हम इसका यूज़ करते हैं हॉर्न एंटीना का, जिससे हमें सारे जो डायरेक्टिविटी है, जो इतना भी पैरामीटर्स हैं वो हम इजीली मेज़र कर सकें। हम इसका यूज़ करते हैं शॉर्ट रेंज रडार सिस्टम में। तो आपने देखा जैसे आज हॉर्न एंटीना, इसी प्रकार हम आगे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीनास को एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू।